फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम आपको तालिबान के 5 टारगेट बताएंगे जिनके जरिए एक आतंकी संगठन खुद को हर पैमाने पर खरा साबित करने में जुटा है। लेकिन अफगानिस्तान में कामयाब होता दिख रहा आतंक पूरी दुनिया के लिए फिक्र हो सकता है। तालिबान की इस नीति और आतंक की बदली रीत को समझाएंगे। हैरान करने की बात यह भी है कि तालिबान आज समावेशी सरकार की बात कर रहा है, यानी देश की डेमोग्राफी के हिसाब से सरकार में कौन कौन हिस्सेदार होगा, इसका पूरा खाका तैयार किया गया है। लेकिन समझना यह होगा कि तालिबान का यह चरित्र क्यों और किन के लिए बदला है। तालिबान ने बड़ी चालाकी से अमेरिका का भी टारगेट शिफ्ट कर दिया है। यह अमेरिका भी जानता है कि उससे 2 दशक से तालिबान ही लड़ता रहा है, लेकिन तालिबान ने टारगेट बदल दिया है। अब अमेरिका ISIS-K से इंतकाम लेगा। आज आपको बाइडेन और गनी के बीच हुई सीक्रेट कॉल की डिटेल बताएंगे जो आंखें खोल देने वाली। भारत की फिक्र यह है कि अफगानिस्तान की जेल से आजाद हुए ISIS-K के कई आतंकी केरल मूल के हैं और उनको लेकर भारत में खुफिया अलर्ट है। ये लोग कैसे घुसपैठ कर सकते हैं और क्या खतरा है, इसे विस्तार से बताएंगे। अफगानिस्तान पर इस वक्त भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि हर देश को डर है कि खुद को बदला हुआ तालिबान कहीं बाद में बड़ी फिक्र ना बन जाए। इस फिक्र की शुरुआत आज अफगानिस्तान से आ रही कुछ तस्वीरों से करते हैं, जहां तालिबानी हुकूमत के बीच पलायन का सिलसिला रुका नहीं है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद भी देश छोड़ने की होड़ खत्म नहीं हुई। लोग अब हजारों मील चलकर सीमा पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दुखद। ये वीडियो डेली मेल ने जारी किया, जिसमें दिख रहा है कि हजारों की संख्या में अफगानी महिलाएं, कई गर्भवती महिलाएं भी हैं, इनके अलावा बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान तालिबान के साए से दूर जा रहे हैं। पहाड़ों में, रेत में, बजरी में किस तरीके से ये लोग पैदल चल के जा रहे हैं, अफगानिस्तान से विदा ले रहे हैं। बताया जाता है कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों और रेतीले रास्तों से होकर 1500 किलोमीटर पैदल चलकर सीमा पार कर रहे हैं और जान की दुहाई देकर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान में शरण ले रहे हैं। अफगानिस्तान से पलायन का एक और वीडियो सामने आया है, कैसे जान जोखिम में डालकर अफगानी नागरिक सीमा पार कर रहे हैं। बॉर्डर पार करने के लिए लड़के लड़कियां, हर उम्र के लोग ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। सीमा पर धीरे चलते ट्रक के नीचे छुपकर ये लोग बॉर्डर पार कर जाते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो इन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि दूसरे देश में पलायन करने के लिए अफगानी कई दिनों तक अफगान सीमा पर रहते हैं और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलकर दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्क लोगों से बनता है, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो मुल्क क्या हो। इस बीच ये फिक्र बड़ी होती जा रही है, अफगानिस्तान में कब बनेगी तालिबान की सरकार, कैसी होगी तालिबान की समावेशी सरकार, क्योंकि काबुल पर तालिबान के कब्जा किए 17 दिन हो गए हैं और 2 दिन पहले अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या अफगानिस्तान में वाकई बदली हुई तालिबानी सरकार नजर आएगी, क्या नई सरकार सबको साथ लेकर सरकार चलाएगी, या फिर अफगानिस्तान फिर से आतंकी संगठनों का महफूज ठिकाना बन जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान कैसे अपनी सरकार में अपना स्थायी भविष्य देख रहा है। दरअसल तालिबान ने कहा है कि हम सरकार के कुछ मॉडल्स पर विचार कर रहे हैं और इसमें इस्लामी राज भी शामिल है। इसके लिए छात्रों, विद्वानों, धार्मिक नेताओं और पूर्व मुजाहिद नेताओं से तालिबान बातचीत कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान में सरकार बनाने का प्लान बना रहा है। इसमें अफगानिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश बनेगा जहां पर सुप्रीम लीडर ही देश का मुखिया होगा। वो सबसे उच्च राजनयिक और धार्मिक पद पर होगा और यह राष्ट्रपति से भी ऊपर होगा। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में यह पद अखुंदजादा को दिया जा सकता है। अखुंदजादा की काउंसिल में 11 से 72 लोग हो सकते हैं और इसका हेडक्वार्टर कंधार में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या मुल्ला याकूब से कोई हो सकता है। तालिबान का सह संस्थापक बरादर इस वक्त राजनीतिक धड़े का हेड है और दोहा में मौजूद टीम का हिस्सा है। वहीं मुल्ला याकूब
मुल्ला उमर का बेटा है जो संगठन के धार्मिक और वैचारिक मुद्दों को देखता है। इनके अलावा अब्दुल हकीम हक्कानी को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। हक्कानी को यह तो ही ऊपरी रूपरेखा। इनसाइड स्टोरी यह है कि इस वक्त पंजशीर को छोड़कर बाकी जिन 33 प्रांतों में अफगानिस्तान का नियंत्रण है, उनके नेता या सरदारों से तालिबान की बातचीत चल रही है। तालिबान उनसे सौदेबाजी कर रहा है या उनके सरेंडर चाह रहा है। आइए जानते हैं कि ये गैर तालिबानी कौन है जो तालिबान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें अफगानिस्तान का वॉर लॉर्ड्स कहा जाता है, जो तालिबान से खुलकर लड़ाई लड़ते हैं और एक इस्माइल खान को छोड़कर बाकी वॉर लॉर्ड्स तालिबान की पकड़ से बाहर हैं। अब आपको इनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 67 साल के अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। माना जाता है कि 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को गिराने में दोस्तम ने अमेरिकी सेना की काफी मदद की थी। दोस्तम का अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों यानी जौजन, बाल्क और फरियाब में दबदबा है। बताया जा रहा है कि दोस्तम इस वक्त उज्बेकिस्तान में है। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का हौसला बढ़ाते ये हैं अहमद मसूद। अहमद मसूद एंटी तालिबान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। इस वक्त अहमद मसूद की अगुवाई में ही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबानियों से लड़ रहे हैं। तालिबान भी इनके सुलह के लिए बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड्स में तीसरा नाम है मोहम्मद अता नूर, जिन्होंने 1996 में अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया था। मोहम्मद नूर 2004 से जनवरी 2018 तक बल्ख प्रांत के गवर्नर रहे। बल्ख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वो गायब हैं। माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान के इलाके में वो चले गए हैं। अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड्स में बड़ा नाम इस्माइल खान का भी है। 2001 में तालिबान को सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका को भी इनका साथ लेना पड़ा था। ताजिक समुदाय में इस्माइल खान का हेरात प्रांत में अच्छा खासा प्रभाव है। ये करजई सरकार में जल मंत्री रहे और इन्हें ईरान और भारत का समर्थन हासिल है। इनके अलावा अमरुल्लाह सालेह काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे और इस वक्त पंजशीर में हैं और अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में ऐसे और भी वॉर लॉर्ड्स हैं जिन्होंने तालिबान की चिंता बढ़ा दी है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान चाहता है कि अपने अपने प्रांतों और समुदायों में प्रभाव वालों इन लोगों से ठोस बातचीत हो और उन्हें सरकार और शासन में अहम जगह दी जाए, ताकि तालिबान की समावेशी सरकार ठीक से चल पाए। तालिबान को डर है कि अगर वॉरलॉर्ड्स को नहीं मनाया गया तो वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। तालिबान के लिए इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, आसानी से नहीं होगा सब कुछ। तालिबान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जबकि वॉरलॉर्ड्स अब इतने बिखरे हुए हैं कि उनके पास तालिबान की शरण में जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। ये भी एक आकलन है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आखिर सरकार गठन से पहले तालिबान इन्हें मनाना क्यों चाह रहा है। ध्यान से देखिए। आइए, पहली चीज इसको देखें आप जरा, किस तरीके से मजार शरीफ, काबुल, जलालाबाद, हेरात, कंधार, क्या है मामला। इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान की डेमोग्राफी में छिपा है। आप मैप में जितने रंग देख रहे हैं उससे अफगानिस्तान की डेमोग्राफी साफ हो रही है। इसमें नीले रंग का क्षेत्र पश्तून क्षेत्र है, पीले रंग का इलाका उज़्बेक आबादी का है। यहां पर ये देखें, ये उज़्बेक आबादी का है और नीले रंग का पश्तून की अगर बात की जाए तो वो तालिबान का बैकग्राउंड है। हल्के नीले रंग का क्षेत्र हजारा समुदाय का है, हल्के नीले रंग का क्षेत्र हजारा, जिसके ऊपर तालिबान अभी भी अत्याचार कर रहा है। और हरे रंग का जो इलाका दिख रहा है वो ताजिक आबादी का कहता है, हरे रंग का ताजिक आबादी का कहता है। और इसमें ये वो इलाका है जहां पर हम पंजशीर की भी बात करते हैं, जहां पर पंजशीर से लड़ाके आ रहे हैं, ताजिकिस्तान से लड़ाके आ रहे हैं। अफगानिस्तान की डेमोग्राफी को आप बार इस ग्राफिक से देख सकते हैं। जरा आप ध्यान से देखें, ये जो बार ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, प्ले ऑन करें। पश्तून 42% है यहां पर, और ये तालिबान का बेसिक जिसको कहा जाए बेस है। दूसरे नंबर पर आते हैं ताजिकिस्तान के 27वीं सदी आबादी जो है ये पंजशीर के साथ मॉरल सपोर्ट दे रही है और पंजशीर में काफी है और पंजशीर में ताजिकिस्तान से लड़ाके भी आ रहे हैं।
इनके अलावा हजारा 9% है जिनके ऊपर तालिबान ने सत्ता में आते ही बहुत सारे जुल्म ढाए हैं। उज़्बेक की आबादी बात की जाए तो 8% है। उज़्बेक और ताजिक, इन दोनों को रशिया का पूरा समर्थन हासिल है और रशिया नहीं चाहता है कि कुछ भी वहां का जो रशिया का इकोसिस्टम है वो खराब हो। अफगानिस्तान की इन्हीं डेमोग्राफी को देखते हुए तालिबान चाह रहा है कि सरकार गठन जो है यहां पर, अन्य जो है वो 14% है, इन सभी समुदायों की भागीदारी हो, इसीलिए इनके नेताओं को मनाने की कवायद चल रही है। इसके अलावा बाकी गुटों से भी तालिबान की बातचीत चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि तालिबान ने इन सभी कॉम्पोजिशन को साथ लेकर सरकार बनाने का वादा किया था अमेरिका से। उसी आधार पर पिछले साल फरवरी में पीस डील हुई थी। तालिबान की जो सरकार बनेगी अफगानिस्तान में, वो इसका प्रयत्न तो जरूर करेंगे जो ये समावेशी हो, जो उनके अपने यहाँ पर तालिबान के अंदर फैक्शन हैं, जैसे कंदहार ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप है, याकूब ग्रुप है, मुल्ला बरादर ग्रुप है, उन सभी को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। वो ये भी प्रयास करेंगे जिन गुटों ने, आतंकी तंजीमों ने, गुटों ने उनकी सहायता की है, वो भी उनके साथ, उनको भी कुछ ना कुछ उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जैसे जैश है, लश्कर है, अलकायदा है और ऐसे गुट हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि इस बार तालिबान वाकई बदला हुआ दिख रहा है, सरकार बनाने में मैच्योर बिहेव कर रहा है और ये अफगानिस्तान के लिए अच्छे संकेत। अब आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान किस कदर अपनी छवि बदलने में जुटा हुआ है। काबुल से अमेरिका के पैकअप और सरकार गठन की कवायद के बीच ये अफगानिस्तान का जश्न सितंबर है। क्या काबुल, क्या कंधार, हर शहर में तथाकथित आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। टैंक्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। लेकिन काबुल से कंधार तक जो असल फिक्र है वो है एक ऐसी तालिबानी सरकार की जिस पर दुनिया भरोसा कर सके। इसीलिए इस बार काबुल और कंधार 2 पावर सेंटर बनाए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर विदेश नीति पर। Against the US and foreign occupation and others who were तो सुना आपने, बारूदी भाषा बोलने वाला, बंदूक से जवाब देने वाला तालिबान मित्रता की बात कर रहा है, सद्भाव का राग अलाप रहा है। तालिबान ने इसके लिए क्या होमवर्क किया है वो आपको 3 पॉइंट में समझाते हैं। नंबर 1, तालिबान सभी मुल्कों से दोस्ताना संबंध चाहता है। नंबर 2, तालिबान का कोई भी लड़ाका किसी विदेशी एम्बेसी में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि दूतावासों को सुरक्षा मुहैया कराएगा। नंबर 3, तालिबान ने कहा है कि किसी भी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की सरजमी पर काम नहीं करने दिया जाएगा। मतलब दूतावासों की सुरक्षा और आतंकियों पर लगाम के जरिए तालिबान दूसरे मुल्कों को अफगानिस्तान में सुरक्षा का भरोसा दे रहा है और दोस्ती का राग अलाप कर हर मुल्क का ध्यान अफगान की ओर खींच रहा है। तालिबान के पास पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और कतर का समर्थन पहले से है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार दोहा में भारत के राजदूत और तालिबानी नेता के बीच बातचीत हुई। बदलते हालात के बीच तालिबान ने अमेरिका से भी रिश्ते सुधारने की बात कही और अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से राजनयिक और कूटनीतिक रिश्ते जारी रखने के संकेत दिए। इसलिए कतर की राजधानी दोहा में यूएस सेंटर बनाया गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दुनिया की मजबूरी है तालिबान पर विश्वास करना, वरना अफगानिस्तान में अब ऑप्शन ही क्या है। तालिबान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में लगा है कि अब वो बदल गया है, उसके तौर तरीकों में बदलाव आ गया है। इस वक्त तालिबान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया तालिबान को किस नजर से देखे, क्योंकि तालिबान का इतिहास भविष्य के हर सवाल को संदेह से ढक देता है। अमेरिका समेत दुनिया के हर बड़े देश को तालिबान ये दिलासा दे रहे हैं कि अब सबसे रिश्ता बनाकर चलेंगे, कूटनीतिक संबंध कायम करेंगे, तरक्की और कामयाबी की राह पर अफगानिस्तान को लेकर जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया तालिबान के इस वादे पर यकीन कर रही है। भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। प्रस्ताव के तहत तालिबान को अफगानिस्तान में कामकाज संभालने की सशर्त मान्यता दे दी गई है। शर्त के मुताबिक तालिबान अफगानी धरती पर आतंकवाद और आतंकी संगठन को शरण नहीं देगा, किसी देश से बदले की भावना नहीं रखेगा,
और जो देश छोड़ना चाह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाए। फ्रांस की तरफ से स्पॉन्सर्ड इस प्रस्ताव पर यूके, यूएस और भारत समेत 13 देशों ने सहमति जताई है। वहीं वीटो पावर वाले रूस और चीन ने प्रस्ताव से दूरी बना ली है। रूस और चीन ने न तो पक्ष में वोट किया और न ही विपक्ष में वोट दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव के पास होने के से साफ है कि तालिबान ने बेहद होशियारी से दुनिया के देशों को साथ लिया है। ऐसे में क्या ब्लडबाथ से बचकर तालिबान दुनिया के साथ ही आम आवाम को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा? खुद देखें आप। सोशल मीडिया पर तालिबान का नाम डालते ही जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो तस्वीरें होती हैं क्रूरता और दहशत की, जो बात बात में बम बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं, आम अफगानियों का खून बहाते हैं। ऐसी क्रूरता जो महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से सजा देते हैं, कोड़े बरसाते हैं, नाक कान काट लेते हैं। तालिबानी क्रूरता की ये सारी तस्वीरें पुरानी हैं और आज के तालिबान से जुड़ी क्रूरता की ऐसी सारी ही तस्वीरें गायब हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई पहले की तरह तालिबान क्रूरता कर ही नहीं रहा है या क्रूरता की तस्वीरें सामने नहीं आने दे रहा। इसे चालाक तालिबान की सत्ता में काबिज होने के बाद अफगानिस्तान से आती कुछ तस्वीरों से समझना होगा। काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू बंद होने के बाद भीड़ 2 बॉर्डर्स पर उमड़ रही है। ये बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान। ये बात अलग है कि दोनों तालिबान इन्हें छू तक नहीं रहा, जबरन इस भीड़ को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा। अलबत्ता बात बात पर गोलियां बरसाने वाला तालिबान अब अपील पर उतर आया है। अपील यह है, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं वो कमर्शियल उड़ानों के दोबारा शुरू होने के बाद उचित दस्तावेजों के साथ और सम्मानजनक तरीके से विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। तालिबान का यह बदलाव समझना मुश्किल नहीं है। एक क्रूर शासन और आवाम को कुचलने के बावजूद तालिबान 20 साल पहले अपनी सत्ता को उखड़ते भी देख चुका है और शायद यही वजह है कि तालिबान अपनी आवाम की नजरों में हैवान से मसीहा बनने की कोशिश में जुटा है। तालिबान ये जानता है कि जितना खून बहेगा उतना ही आम आवाम का खून खौलेगा और इसकी तस्दीक कर रहे हैं तालिबान के कुछ फैसले। तालिबान ने कैमरे के सामने कहा है कि हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। The Islamic Emirate of Afghanistan is committed to the rights of women within the framework of Sharia. Our women have the same rights. They can work in different sectors on the basis of our rules and regulations, in education and health and other areas. They are going to be working shoulder to shoulder with चालाक तालिबान ने महिलाओं पर कोड़े बरसाने वाला अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया है। तालिबान ने खुद ये तस्वीरें जारी की जिसमें बच्चियों को स्कूल जाते हुए दिखाया जा रहा है। तालिबान को उम्मीद है कि ये तस्वीरें उसकी तकदीर को बदल देंगी, उसे अफगानिस्तान में स्थायी राज करने का मौका देंगी। ये बात अलग है कि तालिबान का असली चेहरा अभी आना बाकी है। देखा आपने, तालिबान बहुत कुछ क्लेम कर रहा है, लेकिन जितना भी क्लेम कर रहा है क्या ये संभव है उसके लिए कर पाना, या जो बताने की कोशिश कर रहा है वो क्या कर भी पाएगा? एक और तालिबान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका के झूठ भी सामने आने लगे हैं।
सुपर पावर के वो सियासत सामने आने लगे जिन्हें बार बार मीडिया के सामने आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छुपाया, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलते ही वो सच पॉप आउट कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि बाइडेन ने न सिर्फ बातें छुपाई बल्कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। 23 जुलाई को बाइडेन और अशरफ गनी के बीच 14 मिनट तक फोन पर बातचीत होने की बात सामने आई है। ध्यान से देखें आप, 14 मिनट। यह दावा किया है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में, जो ब्रिटिश अखबार द डेली मेल ने छापी है, जिसके मुताबिक बाइडेन ने गनी से अफगानिस्तान के हालात पर पर्दा डालने के लिए कहा, परसेप्शन चेंज करने की बात की। बाइडेन ने गनी से कहा था कि तालिबान के खिलाफ जंग ठीक से नहीं चल रही है, हमें पता है, लेकिन दुनिया को तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अलग तस्वीर दिखाने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा था कि तेजी से कब्जा करते तालिबान के बारे में दुनिया को सच बताना जरूरी नहीं है। 14 मिनट की इस बातचीत में अशरफ गनी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि इस बार तालिबान ने पूरी ताकत से हमला किया है और ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने 10 से 15 हजार लड़ाके तालिबान के सपोर्ट में भेजे और वो लड़ाके अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं। साफ है कि बाइडेन को सब कुछ पता था, सब कुछ, लेकिन उन्होंने सब कुछ छुपा के रखा, उल्टा झूठ बोलने के लिए कहा, सच छुपाने के लिए कहा और खुद भी पूरा सच दुनिया को नहीं बताया। ISIS-K, we are not done with you yet. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. ये वीर रस से ओतप्रोत शब्द उसी अमेरिकी राष्ट्रपति के हैं जिसने आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जो बाइडेन के शब्दों पर जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि तालिबान ने ना सिर्फ सुपर पावर को सुपर शिकस्त दी है, बल्कि बेहद स्मार्ट तरीके से उसको टारगेट से भी भटका दिया। अमेरिका ने आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा को पनाह देने वाले तालिबान के खिलाफ ही जंग छेड़ी थी, लेकिन 20 साल बाद तालिबान के साथ ही डील करनी पड़ी, उसे दुश्मनों के लिस्ट से आउट करना पड़ा और इस लिस्ट में ISIS-K का नाम जोड़ना पड़ा। We struck ISIS-K remotely days after they murdered 13 of our service members. ISIS-K के खिलाफ बाइडेन का गुस्सा जायज है और बदला लेना भी जायज है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तालिबान के खिलाफ 20 साल की जंग में 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए, उसके साथ इस डील की नौबत क्यों आई? तो जवाब यह है कि अमेरिकी फौज ने भले ही अब जाकर पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ा हो, लेकिन तालिबान की बढ़ती ताकत से बहुत पहले ही डर चुकी थी और डर से भरे उसी दिमाग में तालिबान ने बहुत ही चालाकी से बात भर दी कि उसका जानी दुश्मन तो ISIS है। Knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban. बाइडेन ने सिक्के के सिर्फ एक पहलू की बात की, वो बात की जो इस वक्त यानी इस बुरे वक्त से उन्हें बचाने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद लगती है। लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान और ISIS भले ही दुश्मनी का दिखावा करें, लेकिन भीतर खाने एक ही हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ISIS खुरासान के चीफ असलम फारूकी की रिहाई, जो बगराम जेल में कैद था। लेकिन 15 अगस्त को बगराम जेल पर कब्जे के बाद तालिबान ने वहां कैद बाकी आतंकवादियों के साथ फारूकी को भी रिहा किया था। तालिबान और ISIS खुरासान की मिलीभगत को साबित करने के लिए एक और सबूत है हक्कानी नेटवर्क, जिसके ISIS खुरासान से बेहद मजबूत रिश्ते हैं और उसी हक्कानी नेटवर्क को तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का ठेका दे रखा। ये साबित करता है कि तालिबान हो या फिर ISIS-K, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा नहीं है कि बाइडेन को यह सब कुछ पता नहीं, सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें सुपर पावर वाली साख पर बट्टा लगवाकर किसी तरह अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता ढूंढना था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अमेरिका में डील हुई थी। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को एयरपोर्ट में दाखिल कराने के लिए एक सीक्रेट गेट था। मदद के लिए कॉल सेंटर्स भी बनाए गए और इन सब में तालिबानी लड़ाकों का एक ग्रुप खुफिया तरीके से काम कर रहा था। मतलब ये कि अमेरिका की वापसी तालिबान के रहमो करम से मुमकिन हुई है। तालिबान के सामने गैरत गिरवी रखने के बाद बाइडेन की फौज काबुल से निकल सकी, या फिर यूं कहें कि खदेड़ दी गई। ये विवाद की बात नहीं है, या ये
क्रिटिसिज्म की बात नहीं है कि अमेरिका क्यों गया, क्रिटिसिज्म की बात यह है कि अमेरिका किस तरह गया। अगर विड्रॉल कायदे से होता तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जैसा अभी हुआ, जैसी अफरा तफरी अभी। ये एक कड़वा सच है, और सच ये भी है कि अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण की स्क्रिप्ट अमेरिका ने खुद अपने हाथों से लिखी। बेइज्जती के जहर से भरे प्याले को अमेरिका ने खुद चुना है, क्योंकि तालिबान से हार अमेरिका पहले ही मान चुका था, मजबूर हो चुका था, कमजोर हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बताने वाला जो देश है अपने आप को, क्या वो ये बता सकता है कि तालिबान के डर से या किस डर की वजह से वो अफगानिस्तान इतना छोड़ने के लिए डेस्परेट था? जो बाइडेन क्या इसका जवाब देंगे? वैसे क्या उनके लिए जवाब देना जरूरी भी है? चुनाव का तो मसला शायद ये होगा नहीं। अब तालिबान को लेकर भारत की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। भारत की फिक्र यह है कि अफगानिस्तान की जेल से आजाद हुए ISIS के 25 आतंकी देश के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि सभी केरल मूल के हैं और इनको भारत में दाखिल कराने की कोशिश हो रही है। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। यह आतंकी कैसे घुसपैठ कर सकते हैं, क्या खतरा है, इसे विस्तार से जानना जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया तो कई बड़े जेल के दरवाजे खुल गए, हजारों कैदियों की रिहाई हो गई। इस रिहाई में सैकड़ों ऐसे कैदी छूट गए जो खूंखार ISIS के आतंकी हैं और अब आजाद होकर खुलेआम घूम रहे हैं। इनमें ही 25 भारतीय नागरिक भी हैं जो ISIS में शामिल थे। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर नांगरहार में है, लेकिन भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान की जेलों से रिहा किए गए कैदियों में ISIS के भी कई आतंकवादी शामिल हैं। इनपुट के मुताबिक इनमें से 25 उन भारतीयों के भी होने की संभावना बहुत मजबूत है जिन्होंने हाल के सालों में ISIS को ज्वाइन किया। ये सभी भारतीय अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, लेकिन हाल ही में जेल से निकल गए हैं। ISIS इन सभी लोगों का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए कर सकता है। इन लोगों को ISIS ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी है। भारत की एजेंसीज को लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि कई ऐसे भारतीय, खास तौर पर जो ISIS के साथ जुड़ गए थे, वो अब अफगानिस्तान की जेलों से बाहर निकल गए हैं। सबसे बड़ा खतरा ये कि ना सिर्फ ISIS के जो स्लीपर सेल्स हैं या फिर उनके जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा ये भी कि ISIS इनको सभी लोगों को, इन भारतीय नागरिकों को एक बार फिर भारत में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि इसमें ना सिर्फ पुरुष हैं बल्कि कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो लगातार अपने फैमिलीज़ के साथ या फिर अपने पतियों के साथ इनके साथ संपर्क में आ गई थी और इनका इस्तेमाल भी खास तौर पर ISIS खुरासान कर सकता है। जांच एजेंसी NIA ने इनमें से एक शख्स की पहचान भी कर ली है जो ISIS के लिए रिक्रूटर का काम करता है। एजेंसियों का दावा है कि सभी 25 भारतीयों को मुंसिब नाम के एक ISIS आतंकवादी ने ही रिक्रूट किया है। मुंसिब सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है और संगठन के लिए सोशल मीडिया पर रिक्रूटमेंट सेल चलाता है। पाकिस्तान का रहने वाला मुंसिब एक IT एक्सपर्ट भी है। मुंसिब ने ही सभी को पढ़ने के बहाने जाल में फंसाया, फिर धीरे धीरे ISIS की विचारधारा में ढाल लिया। एजेंसियों को आशंका है कि ISIS इन लोगों को दूसरे देशों से भारत में दाखिल कराने की खूनी साजिश रच रहा है। पिछले हफ्ते ही आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े केरल के रहने वाले 14 लोगों का भी पता चला जो काबुल में हमले की योजना बनाने में शामिल थे। तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाने के बाद इन 14 लोगों को बगराम जेल से रिहा कर दिया था। इन्होंने 26 अगस्त को काबुल में तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर ID विस्फोट की योजना बनाई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। ऐसे में जांच एजेंसियां अलर्ट हैं और नांगरहार में रह रहे आतंकवादियों पर नजर बनाए हैं ताकि हिंदुस्तान में किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। अब एक ऐसे दुश्मन की फिक्र जो हर साल आसमान से आता है और देश की राजधानी दिल्ली को पानी पानी करके चला जाता है। हम पानी की ही बात कर रहे हैं। मामूली बारिश से दिल्ली दरिया की तरह नजर आ रही है। दशकों से हर साल यही तस्वीर दिखती है और आज हमने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर ये जानने की कोशिश की कि हल्की सी बारिश में दिल्ली के दरिया बन जाने का राज क्या है। इस परेशानी का कोई इलाज है भी या नहीं, या फिर दिल्ली की सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं। खुद देखें।
अपनी कार को धक्के मार रहा कार सवार, लबालब पानी में फंसी अपनी स्कूटी को लेकर बाहर निकलने की जद्दोजहद में फंसी महिला। सवाल उठता है कि आखिर ये ऊपर वाले को दोष दें, अपनी किस्मत को कोसें या फिर सरकार को। अगर वो लेडी फंसी हुई है ना, उसको निकलवाते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है या मजाक, जो साल दर साल मामूली सी बारिश में दरिया बनती नजर आती है। घर से बाहर निकले लोग सड़क पर डूबने उतराने लगते हैं, जाम और जल जमाव में फंस जाते हैं। ये कष्ट कितना भीषण होता है, इसकी एक झलक देखिए। दिल्ली के विकास की ये तस्वीर देखिए। आईटीओ की सड़क मानो दरिया बन गई है। फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, क्योंकि आसमान पर बादलों का डेरा है और जमीन पर पानी का प्रहार। दिल्ली का ये दरिया पार कर रहे लोगों की मुसीबत महसूस कीजिए। ये घर से अपनी कोई मंजिल तय करके निकले होंगे। किसी की किस्मत अच्छी है जो निकल जा रहा है, तो किसी की किस्मत फूटी जो फंस जाता है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है सुबह से, और बारिश होने की वजह से दिल्ली में आप देखेंगे ये जल भराव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पानी भरने से आप देखेंगे कि लंबा जाम लग गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऑटो बीच में आप देखेंगे खराब हो जा रहे हैं, क्योंकि इंजन में पानी चला जा रहा है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का हाल देख लीजिए। दिल्ली का ये दरिया लोग रिस्क लेकर पार कर रहे हैं। जिनकी कार के इंजन ने दगा नहीं दिया वो पार निकल गए, लेकिन जिन कारों का इंजन बंद हुआ वो कारें दरिया में ही फंस गई। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लेकर मिंटो ब्रिज तक की सड़क ऐसी ही है, जहां दशकों से पानी भरता आ रहा है, लेकिन न सरकारें बदली न ब्रिज की सूरत बदली। सरकार लगातार कई सालों से दावे कर रही है कि मिंटो ब्रिज पर जल बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े पंप लगाए जाएंगे, उससे पानी निकाला जाएगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि जो पंप है वो काम नहीं कर पा रहे। और हर साल यही स्थिति होती है। पिछले साल भी यहाँ पर हादसा हुआ था, और उसके बाद से सरकार ने ये फैसला किया था कि थोड़ा भी यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा तो इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दे दिया जाएगा। अब आप देखिए कि पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है। बैरिकेड कैनॉट प्लेस से जो वाहन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आते हैं उसको भी पूरा बंद किया हुआ है, और जो वाहन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग या आईटीओ से होते हुए कैनॉट प्लेस में एंट्री करते हैं तो उस रास्ते को भी पूरी तरह से बंद किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में कोई दिक्कत है या सिस्टम में ही कोई दिक्कत है। सरकारों को जिस पानी को देखकर पानी पानी हो जाना चाहिए, उसमें हर साल दिल्ली वाले क्यों डूबते उतराते हैं। सोचने का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की तरह एनसीआर में भी आज बारिश परेशानी की वजह बनी है। इस बीच गाजियाबाद में परचून की दुकान के टिन शेड में करंट दौड़ने लगा, जिसकी चपेट में आकर मां बेटी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि सुबह 9 बजे 11 साल की सिमरन पड़ोस की 4 वर्षीय सुरभि को गोद में लेकर इस दुकान पर पहुंची। यहां टिन शेड को पकड़ते ही सिमरन और सुरभि करंट की चपेट में आ गए। इन्हें बचाने के चक्कर में और भी लोग करंट की चपेट में आते गए। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। अब राजनीति की एक ऐसी फिक्र जो कभी कभी ही देखने को मिलती है। पोस्टर पर अपनी फोटो को लेकर नेताओं में होड़ मची रहती है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा उसे समझना जरूरी है। राजनाथ सिंह जी ने एक लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में उन्होंने करीब 1710 करोड़ रुपए की 180 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में मंच से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर गायब थी। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ अटल जी की कर्मभूमि रही है, तो ऐसे में इन पोस्टरों में उनकी तस्वीर जरूर होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अटल जी के बिना लखनऊ अधूरा है और यहाँ पर किसी की भी तस्वीर हो या ना हो, वाजपेयी जी की तस्वीर जरूर लगनी चाहिए। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए मत लगाइए या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कम से कम एक भी ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र न हो।
क्या बात। अब फिक्र में चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी की। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाय को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और हर देशवासी का फर्ज है कि वो गाय का सम्मान करे और उसकी सुरक्षा भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव दिया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। और अब खबरें फटाफट। केरल में बढ़ाई देश की चिंता। 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए केस, 173 की मौत। राज्य में 2.29 लाख एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र कैबिनेट में कोरोना की तीसरी लहर पर हुई चर्चा। पिछले 10 दिनों में 45,000 से ज्यादा आ चुके हैं केस। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। 56 हुई मरने वालों की संख्या। 238 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी के निर्देश के बाद सीएमओ को हटाकर दिनेश कुमार प्रेमी को सौंपा गया एक कार्यभार। जीडीपी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। कहा केवल सरकार के दोस्तों का हो रहा है भला। मोदी सरकार के लिए जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ा। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। कौमों का तो पता नहीं, लेकिन सिद्धू जी लोहिया जी की ये बात करके दिखाते हैं। सिद्धू वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग लीडर्स में से एक हैं। जहां रहते हैं अपने होने का एहसास लगातार करवाते हैं। एक कांग्रेसी बोला बिल्कुल सही बात है, देखो मेरा नाम मत लेना, लेकिन सिद्धू जी ऐसे दर्द की तरह अपना एहसास कराते हैं जिसको बताया भी नहीं जा सकता और छिपाया भी नहीं जा सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहाँ का दर्द है? बोले देखिए ना, ईंट से ईंट की बात कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस की हिली हुई इमारत को और हिला रहे हैं। मैंने कहा तो कैप्टन कौन से पीछे हैं? आला कमान से अलग लाइन ले ली जलियांवाला बाग मामले में। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने भी देखा कि दर्द वालों को ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी उसी राह में चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तो आला कमान क्या सोच रहा है इस बारे में? बोला हम छोटे कार्यकर्ता हैं, आला कमान की क्या जाने। लेकिन हरीश रावत के गुरुद्वारे में झाड़ू लगाने की बात कहने के बाद आला कमान फिलहाल अपने तीर कमान रख कर बैठ गया होगा। मैंने कहा जी 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 जी। बोले जी G23 नहीं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।